हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम मीनल महेश्वरी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि हमारा चैप्टर 2। अब इसे हमारी बुक में पहले ही लिखा है कि इसे लिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो अनीस जंग। अनीस जंग की बुक स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है एक एक्सट्रैक्ट, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। और लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग का क्या मतलब है? तो जो स्प्रिंग सीजन होता है उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल सीजन। तो यहाँ पे इसका मतलब है ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ। अब ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ क्या होता है? तो चाइल्डहुड होता है। तो चाइल्डहुड जो जिन बच्चों का खो गया होता है उनके बारे में ये कहानी है। जैसे कि कौन मेन इसमें है? चाइल्ड लेबर। वो बचपन से ही क्या करने लगते हैं? वो वर्क करने लगते हैं। कोई रैक पिकिंग करने लगता है, कोई किसी मिल्स में काम करने लगता है। तो उन्हीं पे ये स्टोरी बताई गई है। हमें इसमें 2 स्टोरीज पढ़नी है। फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसमें हम लोग फर्स्ट स्टोरी यानी कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो कि एक साहिब, एक रैक पिकर के बारे में, एक चाइल्ड है जो उसके बारे में। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टोरी का इस वीडियो में पूरा अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले ऑथर अनीस जंग पूछती हैं साहिब से, व्हाई डू यू डू दिस? और इस क्वेश्चन के बाद हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है एक बैकग्राउंड स्टोरी का, जो कि क्या है कि अपने साहिब कहाँ से रिलेट करता है? तो वो ढाका, बांग्लादेश से। वहाँ पे क्या होते हैं? उसके अपना घर होता है, अपने ग्रीनरी फील्ड्स होते हैं। बट अब वो जो मेमोरी है उसके लिए डिस्टेंट मेमोरी बन चुकी है। डिस्टेंट मेमोरी का क्या मतलब है? तो डिस्टेंट मेमोरी यानी कि जिसे वो भूल चुके हैं। यानी कि साहिब तो शायद कभी देखा ही नहीं होगा साहिब ने बांग्लादेश, क्योंकि अभी वो बच्चा है। और ये जब उनकी फैमिली ने ढाका छोड़ा था तो वो बहुत साल पहले छोड़ा था। और अब उनकी फैमिली को भी ढाका को वो भूल चुके हैं। वो उन्होंने क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, यानी कि बहुत क्लाइमेट चेंजेस की वजह से उन्हें ढाका, अपना घर, अपने सारे फील्ड्स, अपने सब कुछ छोड़ के अपने लिवलीहुड के लिए, यानी कि अपने रहने के लिए, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें दूसरे शहरों और दूसरे देशों में आना पड़ा। जैसे कि बांग्लादेश से कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए। और कुछ लोग दूसरे शहर में चले गए। तो जहाँ जिसको जैसा प्लेस मिला वो शिफ्ट हो गए। अब जो ये ऑथर ने क्वेश्चन किया था उसका आंसर देता है साहिब कि उसके पास कुछ करने को नहीं है। वो क्या करे? अगर उसके पास कुछ नहीं है करने को तो वो क्या करता है? अपने कुछ फ्रेंड्स को साथ में लेकर और रैक पिकिंग का काम करता है। तो ऑथर इस पे बोलते हैं कि तुम स्कूल जाओ ना, गो टू स्कूल। अब गो टू स्कूल पे क्या बोलता है साहब कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। स्कूल ही नहीं है उसके नेबरहुड में, तो वो कहाँ जाए? मतलब उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट तो कह सकते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, और कोई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल उसके आसपास में नहीं है। तो ऑथर बोलते हैं थोड़ा सा मजाक करते हुए कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, क्या कहती हैं कि इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, तो क्या तुम आओगे वहाँ पे? विल यू कम? और वो इसको क्या कहती है? हाफ जोकिंग, यानी कि थोड़े से मजाक के टोन में बोलती हैं। बिकॉज वो बिल्कुल ऐसे सीरियस नहीं थी। वो बस ऐसे बोल देती हैं कि अगर मैं खोलूँ तो आओगे तुम। तो अब क्या होता है? आफ्टर फ्यू डेज़, अब यहाँ पे हमें कुछ दिन बाद की कहानी बताई गई है। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं क्या है आफ्टर फ्यू डेज़ में क्या होता है। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद क्या करता है साहिब? उनके पीछे दौड़ते दौड़ते आता है। क्या बोलता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया?
बिकॉज़ वो बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है कि अब तो उसके आसपास में स्कूल खुलेगा और वो स्कूल जाएगा, रैग पिकिंग नहीं करेगा। तो वो दौड़ते हुए आता है, तो ऑथर अब बहुत एम्बैरेस फील करती हैं। तो वो क्या बोलती हैं कि ये क्या है, टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि एक स्कूल जल्दी से तो नहीं बन पाएगा। तो वो एक बहाना कह सकते हैं, एक्सक्यूज़ देती हैं और एम्बैरेस होके देती हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है मैंने तो एक बिल्कुल बेसलेस सा उसे एक उम्मीद दे दी है और अब वो मैं पूरी कर नहीं पाऊँगी, मैंने ऐसा प्रॉमिस दे दिया उसे। और फिर वो खुद एक्सप्लेन करती हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इनसे प्रॉमिस करते हैं और इनको ये ब्लीक वर्ल्ड, बुक में एक दिया है वर्ड ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड मतलब अनवेलकम, कि ये अनवेलकम वर्ल्ड में बहुत सारे लोग उनसे ऐसा प्रॉमिस करते हैं और कभी उसे पूरा नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने भी गलती से कर दिया है। अब बहुत टाइम बीत जाते हुए, मंथ्स बीत जाते हैं, अब वो बहुत अच्छे से साहिब को जानने लगती हैं। तो अब वो क्या करती हैं कि एक दिन साहिब से उसका नाम पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो साहिब बोलता है कि मेरा नाम साहिब-ए-आलम है, और वो इसका मीन नहीं जानता है कि उसका मतलब क्या है। तो अब ऑथर सोचती है अपने मन में कि अगर कोई इसे बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार का देवता, भगवान, अल्लाह, जो भी, तो साहिब-ए-आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो वो बिलीव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के अपोजिट उसका जो उसकी रियलिटी है वो है रैग पिकिंग। और यहाँ पे वो बताती हैं कि ये आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है, तो मीनिंग से अपोजिट होती है उसकी रियल सिचुएशन, इसे बोलते हैं आयरनी। तो कई बार एग्जाम में आयरनी डिफाइन करने को भी आ जाता है, वन वर्ड में नहीं आएगा बट वन लाइन तक में आ जाता है। तो मीनिंग से अपोजिट जो रियल सिचुएशन होती है, जब अपोजिट होती है, जैसे कि यहाँ पे इसका नेम था क्या था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मीनिंग तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, बिल्कुल उसके अपोजिट रैग पिकिंग है और बहुत ही लो, उसकी जो बहुत ही बेकार कंडीशन में उसकी पूरी लाइफ जा रही है। वो क्या करता है, डेली क्या करता है, उसका मेन वर्क क्या होता है, वो स्ट्रीट्स पर घूमता है, किसके साथ, विद हिज फ्रेंड्स। उसके पास स्कूल नहीं है, ना ही उसे एजुकेशन, किसी तरह की भी एजुकेशन या फिर कोचिंग या फिर कहीं से भी वो एजुकेशन नहीं लेता है। तो वो क्या करेगा, स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, रैग पिकिंग का ही वर्क करते हैं। तो ऐसे ही ऑथर जो हैं वो इन सारे फ्रेंड्स को और साहिब को क्या बोलने लगती हैं धीरे धीरे, बेयरफुट आर्मी। बेयरफुट आर्मी क्यों, बिकॉज वो कभी ना कोई तरीके की स्लीपर्स, ना ही किसी तरीके का वो कभी शूज़ पहने होते। तो बेयरफुट आर्मी यानी कि नंगे पैरों वाली आर्मी। तो आर्मी क्यों, बिकॉज वो बहुत सारे, एक पूरा ग्रुप होता है, तो बेयरफुट आर्मी। और अब वो बताती हैं कि लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे कि मॉर्निंग बर्ड्स क्या होती हैं, सुबह सुबह बहुत दिखती हैं, शाम में अचानक से गायब हो जाती हैं। तो वैसे ही क्या है, ये बेयरफुट आर्मी है, सुबह तो बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे, इधर उधर घूमते टहलते, और शाम में क्या हो जाएंगे, अचानक से गायब हो जाएंगे। तो अब ओवर द मंथ्स, मतलब कि बहुत महीने बीत जाते हैं। अब वे क्या करती हैं, ये सब जो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सबको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाती हैं, पहचान लेती हैं। बहुत टाइम तक जब उन्हीं बच्चों को देखो तो पहचान जाती हैं वो। अब तो क्या होता है कि एक दिन वो क्वेश्चन पूछती हैं कि वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, क्यों नहीं पहनते हो। तो एक उनमें से जवाब देता है कि मेरी मदर जो हैं वो शेल्फ से उसके लिए कभी शूज़ या स्लीपर्स नहीं लेके आती हैं, या फिर उतार कर नहीं लाती हैं, शेल्फ से कभी उसकी मदर नहीं लाती हैं उसके लिए। दूसरा जो बच्चा है वो क्या बोलता है कि अगर ये लाएं, अगर उसकी मदर लाएंगी भी तो ये क्या करेगा, फेंक देगा। क्यों फेंक देगा, बिकॉज
उसे शूज़ चाहिए, वो स्लीपर्स नहीं पहनेगा तो वो फेंक देगा क्योंकि उसे शूज़ चाहिए। और ये जो दूसरा बच्चा है ये खुद भी डिफरेंट शूज़, यानी कि एक वाइट कलर है तो एक ब्लैक कलर, ऐसे शूज़ ये पहना होता है, ये हमें बुक में बता दिया गया है। थर्ड वन क्या है, जो थर्ड बच्चा है वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट शूज़, या फिर बोल सकते यही बच्चा फिर से बोलता है आई वॉन्ट शूज़, क्योंकि उसे लाइफ में कभी उसने एक पेयर शूज़ नहीं ख़रीदा होता है या फिर उसे कभी मिला नहीं होता है, उसे मौका ही नहीं मिलता कभी वो ऐसा पहने। तो ऑथर केवल यहाँ की सिचुएशन नहीं बता रही हैं, ऑथर ने ऐसा बहुत सारे शहरों में, हम नॉर्मल अपने ही शहर में देख लेते हैं, बहुत सारे रैग पिकर्स होते हैं जिनमें वो प्लास्टिक बैग में बहुत सारा कह सकते हैं कचरा इकट्ठा करते हैं, गार्बेज इकट्ठा करते हैं और फिर उनमें से बहुत सारी चीज़ों को बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो हर जगह की सिचुएशन बताती हैं कि ये ऐसा यही नहीं है, ऐसा हर जगह है और ये लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं है। ये क्या है, ये एक ट्रेडिशन बन गया है। अब ट्रेडिशन क्यों बन गया है, बिकॉज कभी अगर इस चीज़ को ट्रेडिशन में अगर ना लिया जाए, क्योंकि ये पहले उनके मदर फादर की जब वो लोग चाइल्ड में होंगे तो वो करते थे ऐसा काम, उन्हें शूज़ नहीं मिलता था, अब इन्हें नहीं मिलता, तो ऐसे ही चलती जा रही है ये पूरी ट्रेडिशन। कोई ट्रेडिशन नहीं है, जबकि ये एक क्या है, केवल एक्सक्यूज़ है, केवल एक कह सकते हैं कि बहाना दे दिया जाता है कि ये बेयरफुट जो है वो ऐसे ही चलता आ रहा है और जनरेशन बाय जनरेशन ये और भी बढ़ता जाएगा कह सकते हैं, या फिर वैसे ही बेयरफुट ही रहना है हमेशा। तो ये केवल एक्सक्यूज़ है। अब हमें एक अलग जगह की, इसी स्टोरी में हमें एक दूसरी जगह की ऑथर हमें स्टोरी बताते हैं। अब हम लोग वो देख लेते हैं। ओल्ड स्टोरी कहाँ की है, तो उडुपी, ये कोई जगह है, वहाँ पे एज अ यंग बॉय क्या होता है, जो ये यंग बॉय के फादर कौन है, तो एक प्रीस्ट हैं, यानी कि मंदिर के एक पुजारी हैं। तो वो क्या है, उसका एक मंदिर के पास वो स्कूल जाता था, तो वो क्या करता था, मंदिर पे डेली सुबह रुकता था, कुछ टाइम रुकता था वहाँ पे क्या करता था, वो प्रे किसके लिए, एक पेयर शूज़ के लिए करता था, सो दैट वो शूज़ उसे मिल जाए। तो वो भी क्या करे, अपनी जो भी चप्पल्स में अगर वो जाता था तो वो भी शूज़ पहन के अपने स्कूल जा पाए। तो वो डेली प्रेयर करता था। अब 30 इयर्स लेटर ऑथर जो है वो विज़िट करती हैं इसी जगह को, इसी उडुपी के इसी मंदिर को। तो अब क्या है, वो मंदिर जो है वो बहुत डिसोलेशन कंडीशन में है, यानी कि अब उसकी कंडीशन क्या है, बहुत बिगड़ गई है। अब वहाँ पे वो एरिया जो है वो थोड़ा साइड एरिया बन चुका है। अब वो वहाँ पे उतना अच्छी चीज़ें पहले की, जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो ग्रो करती जाती हैं, बट वो क्या हुई है, उस जगह पे लोग उस जगह से चले गए किसी रीज़न की वजह से, तो बहुत कम हो गए वहाँ पे। अब उसके बैकयार्ड में क्या है, कुछ वाइट एंड रेड चेयर्स हैं बैकयार्ड में, यानी कि बैकयार्ड में क्या बना है, उस प्रीस्ट का घर कह सकते हैं, या फिर बैकयार्ड में वो प्रीस्ट रहता है। तो वहाँ पे कुछ रेड वाइट चेयर्स पड़ी हैं और क्या है, अब वहाँ पे फुली ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे यूनिफॉर्म में एक फुली ड्रेस्ड एक बच्चा है, वहाँ पे क्या करता है, अपना बैग फेंकता है, जो कि शूज़ और सॉक्स दोनों पहने हुए होता है, फोल्डिंग बेड पे अपना बैग छोड़ देता है और चला जाता है वहाँ से। तो ये देखकर उसको, जो ऑथर हैं उनको किस चीज़ की याद आ जाती है, इस बच्चे की, ये जो पुराना बच्चा था जो क्या करता था, डेली प्रे करता था, उसकी याद आ जाती है हमारे ऑथर को। तो अब वो सोचती हैं कि ये जो बच्चा था, ये जो विश करता था, ये उसकी विश क्या हुई है, अब फुलफ़िल हो गई है। अब जाकर 30 इयर्स लेटर अब उसकी विश क्या हो गई है, फुलफ़िल हो गई है। बट क्या है, अभी भी साहिब जैसे ऐसे बच्चे रैग पिकर्स जो हैं उनकी विश क्या है, उन्हें अभी ये शूज़ नहीं मिले और शायद इन फ्यूचर जनरेशन्स उन्हें भी ये मिल जाए, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बैक टू द हमारी जो हम
साहिब की जो स्टोरी पढ़ रहे थे, अब हम उसमें बैक चले जाते हैं। बस ये इतनी सी स्टोरी थी, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। बहुत टाइम से वो रैग पिकर्स को जानती हैं, उन साहिब और साहिब के फ्रेंड्स को। तो अब धीरे धीरे उन्हें सीमापुरी के बारे में पता चलता है। अब ये सीमापुरी कौन सी जगह है, तो ये दिल्ली के पास में है। दिल्ली के पेरीफेरी एक हमें वर्ड दिया गया है। तो पेरीफेरी यानी कि बाहरी इलाका, बाहरी एरिया जो होता है, आउटर एरिया दिल्ली का, वो है सीमापुरी। तो सीमापुरी में क्या है, सीमापुरी में साहिब और बहुत सारे रैग पिकर्स वहाँ पे रहते हैं। अब सीमापुरी है तो दिल्ली के पास, बट अगर मेटाफोरिकली देखें तो वो क्या है, हज़ारों किलोमीटर दूर है या फिर हज़ारों माइल्स की दूरी पर है। बिकॉज क्या है, मेटाफोरिकली मतलब क्या है कि सीमापुरी ऐसे तो बहुत दिल्ली के पास है, बट उसकी ग्रोइंग दिल्ली के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी है, कुछ भी नहीं है। तो यही हमें बताया गया है। अब क्या है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन है, स्क्वैटर्स हैं। ये कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जो नॉर्मल अगर बुक में पहली बार पढ़ो तो शायद ना समझ में आए। तो ये क्या, स्क्वैटर्स यानी कि इलीगली सेटल्ड लोग हैं। अब इलीगली सेटल्ड क्यों है, बिकॉज ये बांग्लादेश से छुप के हमारे इंडिया में आए और धीरे धीरे सीमापुरी तक पहुंच के वहाँ पे क्या हो गए, सेटल हो गए। तो इलीगली सेटल्ड हैं। इन्हें कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि आप लोग यहाँ पे रहो, कुछ नहीं है। ये बांग्लादेश से कब आए थे, तो 1971 में आए थे। ये याद रखना है, शायद आ सकता है। तो साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है जो कि सीमापुरी में रहते हैं। अब सीमापुरी जब ये लोग आए थे तो क्या था, वाइल्डरनेस, बहुत ही बेकार इलाका था, बहुत ही बेकार सी जगह थी जो कि बिल्कुल एम्प्टी थी। अभी भी वो वैसी है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब क्या है, वो लोगों से भर गई है। और जब आए थे तो बिल्कुल खाली थी। तो बस चेंज यही आया, बाकी वाइल्डरनेस पहले भी थी और अब भी है। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब जो यहाँ के घर हैं वो कैसे हैं, तो मड के बने हैं, मिट्टी के कह सकते हैं, या फिर ऐसे ही टेम्पुलिन लगे हैं, टिन। और जो छत है वो किसकी है, टेम्पुलिन की है या फिर टिन की है। टिन की नॉर्मल छत लगा के और वो रहते हैं। ये कोई उनका परमानेंट नहीं है, रहे वो परमानेंट रहे, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो उन्हें वहाँ से हटा सकती है। तो टेम्परेरी है ये। अब वहाँ पे क्या है, ड्रेनेज सिस्टम जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है, यानी कि नालियाँ या कुछ भी वहाँ पर नहीं है। ना ही क्या है, रनिंग वाटर है, यानी कि पीने वाला पानी या फिर बिल्कुल कुछ साफ़ पानी कुछ भी नहीं है वहाँ पर ऐसा। फिर भी क्या है, लोग रह रहे हैं। और कब से रह रहे हैं, तो 30+ ईयर्स हो गए लोगों को रहते वहाँ पर। और कितने लोग हैं, तो 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पर परमानेंट रहते ही हैं। उनमें से क्या है, एक हमें बताया गया साहिब की फैमिली, बट ऐसे 10,000 लोग उस सीमापुरी में रहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है ऐसे, बट बिल्कुल बेकार सी जगह, छोटे छोटे टेम्पुलिन टिन लगा के लोग रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे 10,000 लोग रह लेते हैं। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या है, उनके पास राशन कार्ड है। राशन कार्ड से क्या होता है, वो उनका नेम आ जाता है वोटर लिस्ट में। और ये राशन कार्ड कौन बनवाता है, तो जो पॉलिटिशियंस जिन्हें लगता है दैट वो इनके वोट से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-4 लोग तो है नहीं, 10,000 लोग हैं। तो इसलिए उनका नेम वो राशन कार्ड में डला देते हैं और इनका भी फ़ायदा हो जाता है, बिकॉज इन्हें आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं, इन्हें मतलब है केवल सर्वाइवल से। तो राशन कार्ड से इन्हें बहुत ही सस्ते दामों पे क्या मिल जाती है, तो ग्रेन्स मिल जाती है बहुत सारा, मतलब काम थोड़ा बहुत चल जाता है इनका राशन कार्ड से, और बाकी इनका रैग पिकिंग मेन वर्क है। तो यहाँ से वो वोटर लिस्ट में भी आ जाते हैं और वो उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है। ये कुछ पॉलिटिशियंस, और ये इलीगली रह रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस भी इनका नेम सही नहीं है, इनका नेम डलवाना, बट फिर भी वो डला देते हैं राशन कार्ड में। तो धीरे धीरे वोटर्स लिस्ट में भी इनके नाम आ गए हैं। और शायद अगर ये ऐसे ही रहते रहे तो शायद एक टाइम आएगा जब ये लीगली रहने लगेंगे। तो अब एक दिन ऑथर क्या होते हैं, विजिट करते हैं सीमापुरी को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे। अब क्या होता है, वो जब सीमापुरी विजिट करती हैं तो उन्हें क्या दिखती हैं, टैटर्ड साड़ी में,
टैटर्ड यानी कि बहुत ही बैड कंडीशन में, फटी हुई, बहुत ही पुरानी साड़ियों में अ ग्रुप ऑफ लेडी उन्हें दिखती हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि आप लोग यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुए, यहाँ पे क्यों आ गए आप लोग। तो वो लोग आंसर करती हैं कि अगर एंड ऑफ द डे, यानी कि रात में कह सकते हैं हम लोग, एंड ऑफ द डे हम अपनी फैमिली को यहाँ पर फीड कर पाते हैं। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। एंड ऑफ द डे हम लोग अपनी फैमिली को फीड कर पाते हैं और विदाउट एन एचिंग, क्या होता है, विदाउट एन एचिंग स्टमक हम क्या हो पाते हैं, रेस्ट, बिल्कुल रेस्टली हम लोग सो पाते हैं, बिल्कुल अच्छे से। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग भूखे रहकर और हमें जगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये जगह हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है उस जगह से जो ग्रीन है, जो बहुत अच्छी थी, जो जिसे हम अपना कह सकते थे, बट वो हमें ग्रेन्स नहीं देती थी, यानी कि नो ग्रेन। उस जगह से अच्छी है जो हमें ग्रेन नहीं दे पाता था। ये जगह हमारे लिए अच्छी है क्योंकि ये हमें एटलीस्ट हम अब खुद को फीड कर पाते हैं। तो उनका होम क्या है, अब थोड़ा सा फिर से बताया जाता है। उनका होम क्या है, ट्रांजिट होम है। ट्रांजिट होम्स यानी कि टेम्परेरी होम है। अब टेम्परेरी बिकॉज टीन, टेम्पुलेंट, और कभी भी उसे हटा सकते हैं, तो ट्रांजिट। चिल्ड्रन यहीं पर उनके साथ बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। क्या हो जाता है, सर्वाइवल में धीरे धीरे उनके पार्टनर बन जाते हैं। और ये सर्वाइवल का मीनिंग क्या है इन लेडीज़ के लिए या फिर लोगों के लिए, तो सर्वाइवल का मीनिंग है रैग पिकिंग का रैग पिकिंग मतलब है सर्वाइवल का, मतलब सर्वाइवल करना है तो रैग पिकिंग करना ही करना है। और रैग पिकिंग इतने टाइम से करते करते क्या हो गया है, इनके लिए एक फाइन आर्ट बन चुका है। और ये जो गार्बेज है ये क्या बन गया है, लाइक गोल्ड बन गया है, गोल्ड जैसा बन गया है, जो कि अब इनके सर्वाइवल का मेन जो है वो गार्बेज पे ही, रैग पिकिंग क्या गार्बेज ही तो मेन इनका ये गोल्ड जैसा बन गया। अब साहेब क्या बताता है कि वो कभी कभी 1 रुपीज़ का या फिर बहुत रेयरली वो क्या, उसे क्या मिल जाता है, 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तो वो उसे एक उम्मीद मिल जाती है, ये जो कूड़े में उसे सिल्वर कॉइन यानी कि 1 रुपीज़ जो मिलते हैं, वो उम्मीद, उसकी एक होप बन जाते हैं कि और वो और ज़्यादा गार्बेज देखेगा और ज़्यादा रैग पिकिंग करेगा तो उसे और शायद मिल जाए। तो वो एक्साइटमेंट एक दे देता है, वो एक होप दे देता है। और यहाँ पे गार्बेज का क्या मतलब है, तो एडल्ट्स के लिए यानी कि इनके पेरेंट्स के लिए क्या मतलब है, तो सर्वाइवल मतलब है इसका। और इनके लिए क्या मतलब है, साहिब जैसे बच्चों के लिए छोटे, तो रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर का क्या मतलब होता है कि एक छुपा हुआ, एक कह सकते हैं गिफ्ट क्या होता है, रैप्ड होता है, बट एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि उसमें क्या मिलेगा। तो ऐसे ही उनके लिए ये एक गार्बेज होता है। तो अब हम लोग को एक विंटर मॉर्निंग की सिचुएशन बताई गई है। अब हम लोग को देखें विंटर मॉर्निंग। साहिब जो है उन्हें अब सीमापुरी से बिल्कुल अलग यहाँ पे बताया जा रहा है, एक फेंस्ड गेट के आगे क्या होता है, खड़ा होता है। अंदर क्या देख रहा होता है, लोगों को खेलते हुए देख रहा होता है। और वो अब बोलता है धीरे से कि वो बहुत उसे पसंद है ये गेम जो अंदर खेला जा रहा है। वो फेंस गेट के बाहर खड़ा है। किससे बोलता है, धीरे से, ऑथर भी वहीं पर है। तो वो उनसे बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। और जब लोग बाहर चले जाते हैं, यानी कि जो लोग अभी खेल रहे हैं वो जब बाहर चले जाते हैं, तो गेट कीपर क्या है, मुझे वहाँ पर अंदर जाने देता है और मुझे थोड़ा बहुत ऐसे ही उसको देखने देता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खेलने भी देता है। अब साहेब क्या है, एक टेनिस शूज़ में है। अब वो टेनिस शूज़ में है, लेकिन किसके साथ है, विद फेडेड टी शर्ट, विद फेडेड टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो वो बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा है बिकॉज टेनिस शूज़ तो अभी अच्छे हैं, बट एक
होल है एक शूज़ में उसके। और जो फेंस गेट के बाहर ये जो गेट कीपर उसे कभी कभी जाने देता है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। और उससे भी ज़्यादा जो टेनिस शूज़ में वो उसे शूज़ चाहिए थे, भले वो एक होल है बट उसके लिए कभी शूज़ ना होने से अच्छा है आज एक उसे शूज़ मिल गया है और वो किसी ने उसे दे दिया है, वो खुद बताता है। तो अब ऑथर क्या है, वो सोचते हैं कि किसी अमीर या फिर कह सकते हैं कोई मिडिल क्लास भी, कोई अच्छे, कोई थोड़े रिच फैमिली के बच्चे ने उस एक होल की वजह से उस शूज़ को छोड़ दिया। लेकिन फॉर साहेब क्या है, वो एक उसका ड्रीम कंप्लीट हो गया आज। क्यों? क्योंकि वो एक शूज़ पहनना चाहता था और उसका एक सपना पूरा हो गया है। लेकिन ये जो गेम है, ये जो टेनिस, ये जो फेंस गेट के बाहर ये जो गेम देख रहा है, ये इसका जो सपना है वो कभी भी नहीं पूरा होगा। अब एक और अलग मॉर्निंग की बात हो रही है, तो अब हम लोग दिस मॉर्निंग करके इसकी बात की जा रही है, यानी कि किसी और सुबह क्या होता है, साहिब जो है वो ऑथर को क्या लिए दिखता है, क्या किधर जाते हुए, तो मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए उन्हें दिखता है। अब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है तो वो हैंड में क्या लिया है, उसने क्या कैरी कर रखा है, तो उसने स्टील कानिस्टर, इसे बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो स्टील कानिस्टर उसने हाथ में लिया रखा है। और अब वो क्या बोलता है, बताते हैं हमें ऑथर कि वो टी स्टॉल जो कि कहाँ है, रोड साइड पर, मतलब रोड के एक साइड पर है, उसमें वो अब काम करने लगा है, वर्क करने। और वो खुद बताता है कि उसे 800 रुपीज़ इसके लिए मिलते हैं। और क्या है, ऑल हिज मील्स, बुक में माई लिखा है बट मैं यहाँ पे हिज बोल रही हूँ, ऑल हिज मील्स, यानी कि उसे तीनों टाइम या फिर 2 टाइम का उसे जो मील होता है वो दिया जाता है और प्लस 800 रुपीज़ उसे मिलते हैं। तो वो इससे काफ़ी मतलब खुश तो नहीं है। देखते हैं तो अब ऑथर क्या बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, डज ही लाइक द जॉब। तो वो कुछ बोलता तो नहीं है बट अब जो पहले वो केयरफ्री होकर घूमता था, अब उसका केयरफ्री लुक जो है वो अब नहीं रहा है। मतलब अब उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस, और अब वो खुद का मास्टर नहीं रह गया। पहले क्या था, उसके लिए जो प्लास्टिक बैग था, प्लास्टिक बैग रियल में एक कानिस्टर से ज़्यादा हैवी होता है, बट अब प्लास्टिक बैग क्या होता था, उसमें वो खुद अपना मास्टर होता था। एंड मास्टर के साथ उसमें होप होती थी कि कहीं मुझे 1 रुपीज़ मिल जाएगा, कहीं मुझे 10 रुपीज़ का नोट मिल जाएगा। अब उससे क्या है, कोई होप नहीं है, अब उसे 800 ही मिलेंगे। हाँ 800 ज़्यादा हैं उससे काफ़ी, लेकिन अब वो होप, अब वो फ्रीडम उसे नहीं है। तो अब जो स्टील कानिस्टर है, पहले प्लास्टिक बैग उसका खुद का होता था, वो खुद मास्टर होता था। अब स्टील कानिस्टर किसका है, तो वो टी शॉप के जो ओनर है उनका होगा। तो अब वो वैसा पहले से उसके जो शोल्डर पे स्टील कानिस्टर है वो ज़्यादा हैवी दिख रहा है और अब वो केयरफ्री लुक में नहीं है। तो यहीं पे हमारी ये स्टोरी एंड होती है। आई होप अच्छे से, बिल्कुल मैंने एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दिया है इस स्टोरी में। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसकी पार्ट 2 फटाफट से आ जाएगी तो वो भी देख लेना, तब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।